नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह चौहान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या और हम स्वागत करते हैं आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि CGL की वैकेंसी जो है वो आउट हो चुकी है। दोस्तों, ये एक सुनहरा मौका है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो इतने लंबे समय से SSC की जो तैयारी है वो कर रहे थे, क्योंकि इस साल जो वैकेंसी है वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी मात्रा में है। तो दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए कुछ बातें हैं जो आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत होती है फॉर्म फिल करने से। तो फॉर्म जब आप फिल करेंगे तब किन किन बातों का ध्यान रखना है, एग्जाम कैसे होगा, कौन कौन से पेपर होंगे, सिलेबस क्या रहेगा, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, पहली स्लाइड जो आपको यहाँ शो हो रही है, उस स्लाइड के बारे में अगर हम बात करें तो फॉर्म की जो स्टार्टिंग और एंडिंग डेट है उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि आपकी फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हुई है, कब आप उसे एंड करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है आपके लिए 24 तारीख से। और यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये जो फॉर्म फिलिंग है ये आपकी कब तक चलेगी, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आपकी विंडो जो है वो कब तक ओपन रहेगी, तो उसकी टेंटेटिव डेज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, ये जो पेपर है ये 2 टायर में लिया जाएगा, यानी कि 2 स्टेप में ये पेपर है, जिसका जो स्टेप नंबर 1 है उसकी जो टेंटेटिव डेट्स हमें दी गई है वो दी गई है सितंबर अक्टूबर के आसपास इसी साल 2024 में। और जो इसकी टायर 2 है यानी कि जो सेकेंड फेज है वो आपका लगभग दिसंबर के आसपास लिया जाएगा। दोस्तों, एक और बात जो यहां पर आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि ये जो आपका पेपर हो रहा है ये रिफ्लेक्ट करता है आपका जेंडर बैलेंस को। जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं वो भी इस पेपर को जो है वो अप्लाई कर सकती है, यानी कि आपका जेंडर वाइज कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एनीबडी कैन अप्लाई फॉर दिस पेपर। दोस्तों, उसके बाद में जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है अलग अलग प्रकार की पोस्टों के नाम आपके सामने हैं। जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात हो रही है सेंट्रल CSS में, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात हो रही है IB इंटेलिजेंसी ब्यूरो में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, और भी कई सारे डिपार्टमेंट है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पे लेवल 7 है उसके अंदर 44,900 से लेकर 1,42,400 तक आपको जो है वो इसके अंदर सैलरी मिल जाती है। उसके अलावा पे लेवल 6 की बात करें तो 35,400 से 1,24,000 तक 1,12,400 तक आपको यहां पर वेतन मिल जाता है, जिसके लिए भी आपको यहां पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट और भी कई सारी वैकेंसीज SI वगैरह। और पे लेवल 5 के अंदर 29,200 से 92,300, 25,500 से लेकर 81,100 पे लेवल 4 के अंदर। यानी कि दोस्तों, आपको है ना जो जॉब मिलेगी उसके अंदर आपको वेतन बहुत अच्छा मिलने वाला है। ये आपके लिए एक अच्छी बात रहेगी। दोस्तों, एक और बात, इसमें आप अपना एज लिमिट जो है वो उसका खास ध्यान रखिएगा जब आप पोस्ट भरें कि भाई आप किस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं और किसके लिए नहीं है। दोस्तों, अगर हम यहां बात करें तो थोड़ा सा आपको मैं वैकेंसी के बारे में बताऊं। जो अप्रोक्सीमेट वैकेंसी अभी तक SSC ने निकाली है वो निकाली है 17,727, 17,727 वैकेंसी इस साल है, जो अपने आप में बहुत बड़ा चांस है। पिछले साल के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये दुगुने से भी ज्यादा, इनफैक्ट तिगुने के आसपास जो है ये वैकेंसी निकल कर आई है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर SSC की ऑफिशियल वेबसाइट भी है जहां पर जाकर भी आप इसके बारे में और डिटेल ले सकते हैं। थोड़ी बहुत हम बता भी रहे हैं। दोस्तों, उसके अलावा कुछ अगर छोटी मोटी और बातों का ध्यान रखें तो एक तो आपके पास में जो सिटीजनशिप है वो इंडिया की या फिर नेपाल भूटान की होगी तो भी आपका मामला चल जाएगा। बाकी आप अपने हिसाब से एलिजिबिलिटी देख सकते हो। एज लिमिट की अगर बात करें तो 1/8/2024 तक आपकी एज एलिजिबिलिटी रहेगी, जिसमें खासतौर पर कुछ पोस्टों के लिए 18 से 27 साल, कुछ के लिए 20 से 30 है, किसी के लिए 18 से 30 और किसी के लिए 18 से 32 है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/8/94 से लेकर के 1/8/2006 के बीच में होना चाहिए। उसके हिसाब से आप जो है वो फॉर्म को फिल कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर एज के रिलैक्सेशन भी आप ध्यान में रख सकते हैं अगर आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो। जैसे अगर आप SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। अगर आप OBC को करते हैं तो 3 इयर्स का, PWD को करते हैं तो 10 इयर्स का। ऐसे ही आप आगे और देख लीजिएगा कि आप किस कम्युनिटी के हिसाब से हैं। एक्स सर्विसमैन है तो आपका जो 3 इयर्स का है डिडक्शन वो भी कर लिया जाएगा, जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। यहाँ पर अगर आप विडो या डाइवोर्स केस में भी आते हैं तो उस हिसाब से भी आपकी एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखते हुए आप फॉर्म फिलिंग करें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि इसकी प्रोविजन ऑफ कंपनसेट टाइम की, असिस्टेंट की और स्क्राइब की, तो दोस्तों अगर मान लीजिए आप पेपर नहीं दे सकते और आपको या फिर आपको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है, अगर आपको स्क्राइब की आवश्यकता है तो उसकी सुविधा भी आप यहां पर प्राप्त कर सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है कि आपकी किस, देखो कुछ पेपर में इसने डेफिनेटली आपसे परसेंटेज भी मांगी है, तो जिस भी टॉपिक के लिए या जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसकी क्वालिफिकेशन एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। बाकी तो हाँ, ग्रेजुएशन तो है ही, हेडिंग ही किया है, इसका CGL है, कंबाइंड ग्रेजुएट है। बाकी थोड़ा बहुत परसेंटेज का आप ध्यान रखें कि आपकी बैचलर डिग्री में 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बात करूं, अगर आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड 3 के लिए बात कर रहे हैं तो जो आपका है डिग्री बैचलर की, उसके हिसाब से आपकी परसेंटेज डिस्क्राइब होनी चाहिए। तो यहाँ आप थोड़ा देख लीजिएगा कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन आपकी है या नहीं है। हाँ, कुछ पोस्ट ऐसी है जिनमें आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा है, तो थोड़ा सा आप रिसर्च वर्क का एक्सपीरियंस अगर आपका है तो वो डेफिनेटली आप उस पोस्ट के लिए बिल्कुल अप्लाई करें। बाकी हाँ, इन सभी पोस्ट के लिए यू शुड बी ग्रेजुएट मिनिमम क्वालिफिकेशन है। यानी कि ज्यादातर पोस्ट के लिए आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और उसकी डेट भी देखिए यहाँ पर मेंशन है 1/8/2024 तक आपकी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर एक चीज है जो आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। वो चीज क्या है कि जो भी आप सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करेंगे ग्रेजुएशन के या किसी भी डिग्री के, वो जो सर्टिफिकेट्स हैं वो एक ऐसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के होने चाहिए जो डिक्लेयर्ड है, यानी कि जिनका नाम है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसकी मान्यता नहीं ली जाती है। अगर वो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है तभी जो है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्सेप्ट किए जाएंगे SSC के द्वारा, वरना नहीं किए जाएंगे। दोस्तों उसके बाद में हम अगर बात करें कि अप्लाई कैसे करें, तो ध्यान रखिएगा इसमें आप ना वेबसाइट पर, SSC की वेबसाइट पर जाकर के OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में जो भी इसमें रिक्वायरमेंट है वो चीज़ आप इसके अंदर जरूर से वो करेंगे। उसके अलावा रही बात फोटो की, तो मैम बताएंगे फोटो के बारे में आपको कुछ। दोस्तों यहाँ पर जो फोटोग्राफ कैप्चर का काम है वो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपकी फोटो सही नहीं हुई ना तो SSC जो है वो आपका फॉर्म बहुत जल्दी रिजेक्ट कर देता है। ध्यान ये रखना है कि जो आपकी फोटो हो वो गुड लाइट में हो, आपका बैकग्राउंड जो फोटो का है वो प्लेन होना चाहिए, यानी कि मल्टीपल कलर्स का बैकग्राउंड ना हो। दूसरी बात, जो आपका आई लेवल है फोटोग्राफ का वो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। आप जो पोजीशन ले रहे हैं कैमरे के सामने, उसमें जो आपका हेड है, सर है, वो सीधा होना चाहिए, थोड़ा सा भी टेढ़ा या टिल्टेड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि जो फोटोग्राफ का साइज है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वो साइज जो है वो 6 सेंटीमीटर से लेकर 6 into 2 सेंटीमीटर हाइट के हिसाब से, विड्थ और हाइट आपको थोड़ा सा देखनी है, ये आपको थोड़ा सा देखना है। और जो लास्ट डेट है वो 24 तारीख से पहले आपका ये सब हो जाना चाहिए। तो फोटोज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट के फॉर्म जो हैं वो इसमें देखा गया है कि वो रिजेक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फोटो, है ना। 10 से लेकर के 20 KB तक की इसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, तो वो भी उसकी साइज का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक, अगर आपके स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मा लगा हुआ है तो आप चश्मा लगा करके फोटो क्लिक ना कराएं, क्योंकि अगर आपकी फोटो चश्मा लगी हुई तो फिर डेफिनेटली SSC फॉर्म रिजेक्ट कर देता है ना। दोस्तों अगर आप एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ध्यान रखिएगा 100 रुपए यानी कि 100 रुपीज मात्र इसकी फीस रखी गई है। बाकी SC STs या कोई जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, है ना, यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है। तो आप, है ना, ये भी बात ध्यान रख लें। और आप ऑनलाइन फीस जो है वो 25/7 तक जो है वो आप जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन तरीके से भी आप जो है वो करा सकते हैं। अगर आपका PWBD में आते हो, एक्स सर्विसमैन आते हो, तो भी आपसे फीस नहीं ली जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन के लिए करेक्शन विंडो भी वापस खुलेगी लास्ट डेट निकलने के बाद। अगर आपसे फॉर्म फिलिंग में कोई गलती हो गई हो तो जो करेक्शन विंडो खुलेगी वो खुलेगी 10 तारीख से लेकर 11 तारीख तक। टाइम भी इसने यहाँ पर दिया है, यानी कि लगभग 24 घंटे, 23 घंटे के आसपास आपको मिलेंगे फॉर्म में करेक्शन करने के। तो जब आप फॉर्म फिलिंग करें तो उसके बाद में चेक जरूर करें, जरा सी भी यदि गलती हो तो ये ध्यान रखिएगा 10 से 11 तारीख यानी कि उस 23 घंटे में आप उस फॉर्म का करेक्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों उसके अलावा सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो अलग अलग स्टेट के हिसाब से यहाँ पर आपको सेंटर दे रखे हैं, और उसके हिसाब से आप जो है वो सेंटर पे जाएंगे। जैसे कि नॉर्थ रीजन की अगर मैं खासतौर पर बात करूँ, जिसमें दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड आते हैं, उसमें देहरादून, हल्द्वानी, उसके अंदर रुड़की, दिल्ली, अजमेर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर जैसे सिटीज जो हैं वहां पर आपके जो है सेंटर्स आते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों बात करें कि जो आपका एग्जामिनेशन है वो कैसे कमेंस होगा, यानी कि एग्जामिनेशन कैसे लिया जाएगा। मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो एग्जामिनेशन है वो 2 लेवल का है, टायर 1 और टायर 2 इन्होंने इसका नाम दे रखा है। दूसरी बात यहाँ पर आपको थोड़ा सा अगर डिटेल नॉलेज देखनी है तो आप ये देखें कि टायर, देखो अभी तो क्योंकि प्री का पेपर है तो आपको ये देखना है कि टायर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट जो आपसे पूछे जा रहे हैं उनकी मार्किंग स्कीम क्या है। तो थोड़ा अगर मैं आपको टायर 1 के बारे में बताऊं तो 4 सब्जेक्ट्स जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के बारे में ये बात कर रहा है, जनरल अवेयरनेस यानी जीके के बारे में बात कर रहा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहा है और इंग्लिश के बारे में बात कर रहा है। इन चारों सब्जेक्ट की जो वेटेज है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की है वो 25 25 25 यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिनकी जो मैक्सिमम मार्क्स है वो है 50 यानी कि पर क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 100 बट टोटल नंबर ऑफ मार्क्स विल बी व्हाट 200। ये हम बात कर रहे हैं टायर नंबर 1 की, जिसके लिए टाइम अलॉट जो आपको किया गया है वो किया गया है 1 आवर का, लेकिन जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए जो टाइम है वो है 1 आवर 20 मिनट्स का। नेक्स्ट हम बात करें टायर 2 के बारे में, यानी कि जो आपका सेकेंड लेवल है उस सेकेंड लेवल में मॉड्यूल्स हैं यानी कि सेक्शंस हैं। उस सेक्शन में जो पहला पेपर आपका होगा पेपर नंबर 1, उसके अंदर जो सेक्शंस आपको दिए गए हैं वो है मैथमेटिकल एबिलिटीज यानी कि आपकी मैथ्स और एक रीजनिंग। मैथ्स रीजनिंग का अलग पोर्शन होगा जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर हेड 30 फॉर मैथमेटिक्स 30 फॉर रीजनिंग और पर क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। टोटल 60 क्वेश्चंस हो गए, पर क्वेश्चंस विल कैरी 3 मार्क्स, यानी कि जो आपकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग है वो टोटल होगी 180 की। और आपको मैथ्स के लिए और आपको रीजनिंग के लिए पर हेड कितना दिया जाएगा 1 आवर हर सेक्शन के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपका जो पेपर नंबर 2 होगा उसमें आपसे पूछी जाएगी एक इंग्लिश और एक जनरल अवेयरनेस यानी कि इंग्लिश और जीके। सबसे ज्यादा जो वेटेज है टायर 2 के अंदर वो है इंग्लिश की, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 45, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और जो जीके के क्वेश्चंस है वो है 25 यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 क्वेश्चन 3 मार्क्स के यानी कि 210 नंबर का सिर्फ एक यही पार्ट है जो आपसे पूछा जाएगा। इसी पार्ट में आपसे फ्रेंड्स कंप्यूटर की भी जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है यानी कि 60 नंबर की आपकी कंप्यूटर है, जिसके लिए आपको 15 मिनट जो है वो दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, आपकी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके इनके जो मार्क्स हैं ये आपके ऐड होंगे, लेकिन जो कंप्यूटर के मार्क्स है वो क्वालिफाइंग है, आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पास करना है। लास्ट अगर मैं बात करूं पेपर नंबर 2 के बारे में तो वो स्टैटिस्टिक्स है जो 100 मार्क्स की है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, 200 मार्क्स का ये पेपर है, जिसके लिए आपको कितना टाइम अलॉट होगा 2 आवर्स का। यह आपको टायर 2 के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी जो मैंने दी है। पेपर अगर इसके अलावा दोस्तों अगर हम और बात करें तो ये मुख्य तौर पर आपको ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स, उसके अलावा रीजनिंग, सेक्शन 2 में इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और उसके अलावा कंप्यूटर जो है मेन रहने वाला है। और उसके अलावा डेटा एंट्री का अगर पेपर होता है तो वो स्पीड टेस्ट भी आपका यहाँ पर एक बहुत मेन रोल अदा करेगा। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ द पेपर, यानी कि सारे जो इसके पार्ट्स हैं पेपर 1 के वो आपको जो है वो क्वालिफाई आपको करना जरूरी हो जाएंगे। और अगर आप डेटा एंट्री स्पीड की बात करें तो वो स्पीड के लिए भी आपका जो डीएसटी टेस्ट होगा 15 मिनट का वो टेस्ट होगा और उसके अंदर भी आपको पास होना स्किल टेस्ट में बहुत ज्यादा जरूरी है। 15 मिनट है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी। दोस्तों अगर हम आगे की बात करें तो देखिए जो डेटा एंट्री का आपका टेस्ट है वो सभी पोस्ट के लिए नहीं है, कुछ पोस्ट के लिए है, या फिर अगर मैं बात करूं स्टैटिस्टिकल वाले पार्ट के लिए वो भी सभी पोस्ट के लिए नहीं है, कुछ ही पोस्ट के लिए है। यहां पर इसने आपको पर सब्जेक्ट आपको टॉपिक भी दिए हैं टायर 1 के भी और टायर 2 के भी कि किस किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो इन टॉपिक्स का आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा हर सब्जेक्ट वाइज कि कौन कौन से टॉपिक है जो मुझसे जो मेरे एग्जाम में है वो पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर इसने रीजनिंग की और जनरल इंटेलिजेंस के बारे में बात की है। नेक्स्ट स्लाइड के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ इसने क्वांट के जो है आपको टॉपिक्स दिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड के बारे में अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के टॉपिक्स यहाँ पर इसने आपको दिए हैं टायर 1 के, जो आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। सिमिलरली अगर मैं टायर 2 के बारे में बात करूं तो यहाँ आपको मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है उसके टॉपिक्स दिए गए हैं जो आपके पेपर 1 में आपसे पूछे जाएंगे। ये रीजनिंग के टॉपिक्स हैं जो आपको दिए गए हैं, अगेन पेपर 1 में पूछे जाएंगे। ये पेपर 2 है आपका इंग्लिश और या फिर जीके के बारे में अगर मैं बात करूं। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ये आपका स्टैटिस्टिकल पोर्शन या कंप्यूटर वाला पोर्शन है जो आपसे पूछा जाएगा। तो थोड़ा सा टॉपिक्स के बारे में आप ध्यान रखें कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके टायर 1 या टायर 2 को लेकर के
बैठे हैं। जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे या फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो उसमें ध्यान रखिएगा आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो अच्छा मतलब सही होना चाहिए, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ और नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों एक आपका डेट ऑफ बर्थ का जो सेक्शन है वो थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि जो आप डॉक्यूमेंट लेकर जा रहे हैं और जो आपके सर्टिफिकेट्स में डेट है वो सेम मैच होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो डेट थोड़ी पजल्ड हो, ताकि वो आपकी बाद में कैंसिल ना करें। कुछ पोस्टों के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड भी रखे गए हैं, जिसमें सीबीआईसी इंस्पेक्टर, सीबीआईसी इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन और सीबीआईसी इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, उसके अलावा सीबीएन में इंस्पेक्टर एसआई वगैरह की कुछ पोस्टें हैं, उन पे फिजिकल स्टैंडर्ड भी हैं, वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, सर्टिफिकेट्स का थोड़ा ध्यान रखें कि किस किस पोस्ट पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं जो आपसे बाद में डिमांड किए जाएंगे, ताकि अगर आपका पेपर उसी हिसाब से होता है तो आप उन सर्टिफिकेट्स को अभी से जो है वो बनवा करके रख सकते हैं, है ना। जैसे अगर आप पास हो जाते हैं तो आगे चल करके आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर आपका कास्ट का कोई सर्टिफिकेट है तो वो, और अगर आपका पीडब्ल्यूबीडी का कोई सर्टिफिकेट है तो वो, उसके अलावा जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स एक्स सर्विसमैन है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में सही स्थिति में होने चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ क्राइटेरिया उनके लिए दिया गया है जो कि या तो एक्स सर्विसमैन है या फिर डाइवोर्स वुमेन है, उनके सर्टिफिकेट्स भी वो वहां पर डिमांड करते हैं, वो सर्टिफिकेट्स आप जरूर रखें। यहाँ पर टायर 1 और टायर 2 की क्वालिफिकेशंस भी उनके लिए अलग से डिस्क्राइब है, वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो अगर आप स्पेशली प्लेस करते हैं ओन तो फिर ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप मैल प्रैक्टिस करते हैं यानी कि मिसबिहेव करते पाए जाते हैं या कोई ऐसे संसाधनों का उपयोग करते हैं जो कि चीटिंग वगैरह के अंदर काउंट होती है तो आपको उसके लिए है डिबार्ट भी किया जा सकता है, तो ये बात भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। कौन कौन सी सजा का प्रावधान कितने साल का है वो थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है। तो दोस्तों अगर आप जब भी कभी अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ये दिया गया है कि जो भी अप्लाई आप कर रहे हैं उससे पहले सारी चीज़ों को केयरफुली पढ़ें, चाहे वो आपका नाम की स्पेलिंग हो, चाहे आपके फादर के नाम की स्पेलिंग हो, या फिर कोई डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर आपकी क्वालिफिकेशन से कोई भी संबंधित चीज़ें हो। एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ें और उसके बाद में ही उसे फाइनल सबमिट करें। दोस्तों अगर फॉर्म फिलिंग के दौरान इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपसे मांगा जाता है, अगर इंग्लिश और हिंदी का आपका मिसमैच होता है, मैच नहीं होगा, तो फिर वो इंग्लिश वाला जो पार्ट है ना उसको प्राथमिकता देते हैं, यानी कि जो डिटेल आपने इंग्लिश में फिल की है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, हिंदी वाले को नहीं दी जाएगी। तो आप कोशिश करें कि जब फॉर्म फिल हो तो आपका बैलेंसिंग होना जरूरी है, यानी इंग्लिश हिंदी मैच होनी जरूरी है और बाकी सारी डिटेल्स आप सही से भरें। उसके अलावा कुछ फॉर्म्स यहाँ पर दे रखे हैं, कुछ आपको सर्टिफिकेशन दे रखा है कि इस परफॉर्मा में आपका वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जिस भी कैटेगरी से या जो भी आपके पास में इस प्रकार के दस्तावेज हैं वो उस परफॉर्मा में होने चाहिए, तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो एसएससी सीजीएल के बारे में हमें आपको देनी थी, ताकि फॉर्म फिलिंग आप अच्छे से करें। फॉर्म अगर सही से भरा जाता है तो एक स्टूडेंट को आगे मोटिवेशन मिलता है तैयारी करने का। फॉर्म रिजेक्शन हो जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है एक स्टूडेंट के लिए, तो आप जब भी फॉर्म फिल करें थोड़ा ध्यानपूर्वक करें और इन बातों का खास ध्यान रखें। दोस्तों ये जो हमने आपको बताया उसमें जो सिलेबस है उसको भी आप देख लें, उसके हिसाब से स्टडी करें। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और इसके अलावा भी किसी और वैकेंसी के बारे में भी आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। एक और इंपॉर्टेंट बात कि एसएससी की MTS की वैकेंसी जो है वो भी आउट हो चुकी है, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।